इससे पहले की क्लास में आपको अकबर वगैरह पढ़ा दिए थे। इससे पहले क्लास में टैक्स के बारे में बता दिया। बाबू बैठ जा लोग। कौन बेवकूफ है सभी सब, देखो बारात में आया है सब, एकदम जो प्योर देहात का रहता है सब ना, एकदम खतरनाक वाला। उस सबको जब तक पीडीएफ नहीं मिल जाता तब तक बैठ बैठ बेवकूफ कहीं क्या। इससे पहले क्लास में हम आपको अकबर के बारे में पढ़ा रहे थे। अकबर का जन्म कब हुआ? 1542। अकबर के पिता का नाम? माता? धायमा। परिवार के संपर्क में कब आया? 47 में। कब? 47 में। 47 में। उत्तराधिकारी कब नियुक्त किया गया? पहली लड़ाई जीवन की। उसके बाद सरहिंद। प्रारंभिक पालन पोषण इसका किसने किया? अस्करी ने किसके पास भेजा? कमरान। हिंदाल की बेटी का नाम? रुकैया। पहली पत्नी इसकी? हाँ, रुकैया। किसी कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। 1556 के पानीपत के युद्ध में हेमू को अकबर ने किसके नेतृत्व में पराजित किया? बैरम खान के नेतृत्व में। बैरम खान के संरक्षण में ही शासन कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? अकबर शासन कर रहा था। इसके अकबर के शासनकाल जो थी, अकबर किसके नीतियों पे चला था? कौन से राजा के नीतियों? किसके? शेरशाह सूरी की नीति पे चला था। सिक्कों को भी इसने रुपया टाका टाइप का रखा था, दाम टाइप का। शेरशाह सूरी का 1 रुपया कितने दाम? अकबर का? अकबर के समय गोल सिक्का, इलाही सिक्का। चौकोर वो आयताकार होता था जलाली से। 1 रुपया 1 इलाही बराबर राम सीता का सिक्का अकबर ने बनाया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अकबर तक में। उसके आगे हम आपको टैक्स पद्धति भी बता दिए थे। जमीन कितना साइज है, इस आधार पर अगर टैक्स लगा दिया गया तो जाति पर। लेकिन जमीन बंजर है या जमीन फसल बर्बाद हो गया, जमीन उतने है लेकिन फसल बर्बाद हो गया या जमीन बंजर है, तो इस व्यवस्था क्या कहते हैं? कनकूद। आज बताइए, जाप्ती सही था या कनकूद? कनकूद सही था, लेकिन इसमें ज्यादा दिक्कत किसको हो रहा था? राजा को। राजा दिक्कत बार बार देखो किसका फसल अच्छा है किसका फसल खराब। इससे अच्छा टोडरमल ने क्या कहा? औसत पद्धति लाया। कौन सी पद्धति? औसत। कितने साल का औसत लिया? 10। 10 साल के औसत के आधार पर क्या लगा दिया? टैक्स। उसे क्या कहा गया? आईने 10 साल। 10 साल के टैक्स को आईने 10 साल। किसी को कोई दिक्कत? इसके आगे बढ़ाना था। बाबू ध्यान से समझिए। बाबू बैठ जाओगे या तो पीछे खड़े हो। गधा सबको एक ही चीज 20 बार समझाना पड़ता है। लड़का को समझाओ कि खड़ा होना है तो पीछे जाके खड़ा हो, और लड़की को समझाओ टाइम से आओ। देखो तन से घस के का बैल इधर देखा, टकला इधर क्या देख रहा है? पीछे जाओ। देखता है तो जज बैठा देंगे कहीं। एक से एक रहता है। ये कौन चीज है जी? टोडरमल। टोडरमल नहीं है, फेरिडो फाइटा। हमको लगा टोडरमल लिखा है। अकबर ने जमीन जो थी उस जमीन को भी कई कैटेगरी में बांटा। जमीन को क्या कहा? कई कैटेगरी में। कितने कैटेगरी में बांटा? 4। कितने कैटेगरी में? तो भूमि को अकबर के समय जो भूमि थी, भूमि के प्रकार कितने प्रकार की थी? 4 प्रकार की। पहली जो जमीन थी पोजल भूमि। कौन सी भूमि? पोजल भूमि। ये सबसे 1 नंबर की भूमि होती थी। यहाँ पानी की सिंचाई की कोई समस्या नहीं थी, मिट्टी भी उपजाऊ थी, ये बेहतर जगह था। यहाँ प्रति वर्ष खेती होता था, पर ईयर। हम आप लोग जो यूपी बिहार के हैं लोग, आप लोग पोजल भूमि पर रहते हैं, लेकिन झारखंड में उतनी अच्छी खेती नहीं होती है। कोई झारखंड का है जिसमें? बहुत है सब झारखंड के। कौन जिला? देवघर। हाँ, तो आपके यहाँ तो थोड़ा बहुत खेती चलता ही है। मतलब झारखंड में उतना अच्छा खेती नहीं है जितना यूपी बिहार में है। और राजस्थान में चौपट हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा राजस्थान, बट उधर जाइए ना वेस्टर्न साइड में खत्म हो जाता है। यहाँ पर ईयर क्या होता है? खेती होता था ओजल भूमि पर। इसके बाद जो जमीन थी जागी भूमि। कौन सी भूमि? जागी भूमि थी। ओजल भूमि के बाद कौन सी? जागी भूमि। जागी भूमि पर 2 साल के अंतराल पर खेती होता था। क्या होता था? 2 साल के, यानी 2 साल। हाँ? प्रति भूमि है वही। कितना? 1 साल का अंतराल। 1 साल लग गया। ओ कोई बात नहीं। जागी भूमि पर कितने साल के? प्रति प्रति भूमि पर 1 साल, सॉरी पर ईयर। 1 साल के अंतराल कहने का सेंस अगर देखेंगे तो 2 साल पर खेती। हम वो लिख दिया था कि 2 साल पर खेती, यानी एक जो फसल है, मतलब यहाँ जो आप 1 साल में निकाल सकते हैं, हर साल खेती होता है, लेकिन यहाँ 1 साल का अंतराल करेंगे तो उतना ही फसल निकालने के लिए आपको कितने साल वेट करना पड़ेगा? 2 साल। तो वो हम दूसरे डिजाइन से लिख दिए। तो यहाँ जितना फसल यहाँ 1 साल में उगेगा, उतना फसल इस प्रति जमीन पर 2 साल में होगा। लेकिन ये जमीन भी उतना खराब नहीं थी। अब यहाँ बात समझिएगा, ऐसा नहीं है कि इस भूमि पर आपकी खेती नहीं होती थी, हर साल खेती होती थी, लेकिन ये 1 साल अंतराल क्यों कहा है? ऐसा नहीं कि इस साल किसान ने खेती किया, अगली बार छुट्टी मारेगा, इस साल नहीं होगा, खेत घुसियाया है, ऐसा नहीं होता। जो जमीन बंजर होती, मतलब जो जमीन की उर्वरकता क्षमता ज्यादा नहीं होती है, 1 साल खेती कीजिएगा तो अच्छा फसल होगा, अगले साल खेती कीजिएगा तो फसल होगा उतना अच्छा नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि 1 साल का क्या था? अंतराल। यानी 1 साल जितना खेती हुआ उसका 40% होगा अगले साल में। तो इसलिए जितना पोजल भूमि पर खेती हो जाती थी उसके तुलना में ये ज्यादा टाइम लेता था। तो इसमें 1 वर्ष का आप अंतराल कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जितना खेती इसमें 1 साल में होता था उतने के लिए इसमें 2 साल का टाइम। लेकिन दोनों पर खेती हर साल होती थी। इसमें 1 साल पैदावार ज्यादा, एक अंतराल कर अगले साल में पैदावार कम, फिर अगले साल ज्यादा, फिर अगले साल कम। समझ में गया? इस टाइप का चलता था, ऐसा नहीं कि कंप्लीट अंतराल रहेगा। तो ये दोनों जमीन को अच्छी जमीन मानी गई। सबसे अच्छा किसे माना गया? पोजल। किसे माना गया? पोजल। अब 4 साल का अंतराल हो जाता था। अब कहने का मतलब क्या 4 साल तक खेत खाली रहेगा?
नहीं। आज फसल बोइएगा, अच्छी पैदावार होगी, फिर ऐसा ही पैदावार देखने के लिए आपको कितना वेट करना पड़ेगा? 4 साल, क्योंकि उस जमीन की उर्वरकता उतनी नहीं थी। मतलब है कि आप अगर पोजल भूमि आपके पास मान के चलिए 1 बीघा है, 1 एकड़ है मान के चलिए, 1 एकड़ क्या है? पोजल भूमि। तो जितना धन आप 1 साल में कमाएंगे, अगर 1 एकड़ जमीन आपकी पड़ती है तो कितना उतने कमाने में कितना साल लग जाएगा? और अगर चाचर जमीन है, कौन सी? चाचर, चाचर भूमि, चाचर ठीक लिखा है, चाचर भूमि, तो इसमें कितना साल लगेगा? 4 साल। कितना साल? 4 साल अंतराल लगेगा। अब बताइए, जो जापती प्रणाली थी, कौन सी प्रणाली? जापती, उस पे टैक्स कैसे लिया जाता था? आपके खेत की नाप ले ली जाती थी, कितना खेत है, तो यहाँ से आपका क्या कर लिया? खेत का नाप ले लिया, कितना खेत है, थोड़ा सा आवाज बढ़ाते हैं, साउंड थोड़ा बढ़ाते हैं हल्का सा। ये जो जमीन है ये 1 एकड़ है, कितना एकड़ है? 1 एकड़। अब किसी के पास 1 एकड़ कैसी जमीन है? पोजल, तो उसके पास तो इनकम ज्यादा, और किसी के पास वही 1 एकड़ पड़ती है, इनकम कम, सीधे आधा हो जाएगा। अगर चाचर है तो चरगुना कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चारगुना। लेकिन जाप्ती प्रणाली क्या कहता था? हमको मतलब नहीं कि आपकी फसल कैसी हुई है, 1 एकड़ खेत, जितना टैक्स 1 एकड़ पे लगना चाहिए उतना लगा देंगे। क्या जाप्ती प्रणाली सक्सेस हो पाता? उससे अच्छा क्या था? कनकूद। कनकूद में क्या देखना रहता था कि कितने फसल हुआ, लेकिन राजा का माथा नोचा जाएगा कनकूद फसल देखते देखते, तो उसके अच्छा क्या गया? आईने 10 साल। तो चाचर भूमि पे कितने अंतराल होता था? अच्छा, 1 बीघा जमीन पर जितना कमाई एक पोजल वाला करेगा, उतनी कमाई प्रति जमीन पे करने के लिए कितने साल लगेंगे? और चाचर भूमि पर 4 साल। और इसके बाद रद्द हो गया बंजर भूमि। कौन सी भूमि? बंजर भूमि। बंजर भूमि पर कोई खेती नहीं। बंजर भूमि पर क्या खेती होती थी? नहीं, खेती नहीं होती थी। सबसे ज्यादा अकबर के वक्त में जो भूमि पर टैक्स लिया जाता था, देखिए अकबर के वक्त में भू राजस्व जो था 50% से लेके और 1/3 तक था। 50% का मतलब एक बटा दो का मतलब कितना परसेंट? 50%। इसका 33%। तो सबसे ज्यादा टैक्स अकबर किससे लेता था? पोजल। किसे? पोजल। उससे कम टैक्स किससे था? परती। सबसे कम टैक्स चाचर, जीरो टैक्स बंज। इस जमीन पे टैक्स नहीं लिया जाता था, इसलिए अकबर के काल में जो भू राजस्व था 1/2 से 1/3, यानी 50% से लेकर 33%। अब फसल अच्छी हुई है तो किसी को देने में क्या जाता है? अब अंबानी के ऊपर आप लगा दीजिएगा, आप दीजिए 100 करोड़ टैक्स, तो उसको 100 करोड़ देने में क्या जा रहा है? और एक आम आदमी के ऊपर ठोक दीजिए तुम भी 100 करोड़ लाओ, मर जाएगा बेचारा। तो देगा ही नहीं, कहेगा चलो जेल में ले चलो, वहां खाना पीना मिलेगा जेल में, वही खाएगा आदमी। ऐसे होता है ना कि सुसाइड कर लेते हैं किसान सब। गुजरात, राजस्थान, यहाँ तक के किसान जो होते हैं ये केसीसी से लोन ले लेते हैं सब। किसान क्रेडिट कार्ड होता है केसीसी, बैंकों से लोन ले लेते हैं कि हमारी फसल अच्छी होगी। उनके पास जमीन भी ज्यादा होती है, बैंक लोन भी दे देते हैं। और उसका फसल बर्बाद हो गई, अगर चाहे बरसात में हुआ, आग लग गया, कभी कभी खेत में आग लग जाता है फसल काटने के टाइम पे। अक्सर गेहूं के तक समय भी गर्मी का रहता है तो आग बड़ी तेज पकड़ लेता है, तो फसल बर्बाद हो गई। अब खेती में आपका इतना इनकम है ही नहीं है कि एक बार बर्बाद हो गया ना तो अगले बार के इनकम से आप इनकम भी कर लेंगे, प्रॉफिट भी कर लेंगे, इसका कर्जा भी भर देंगे। नहीं, अब वो आपको 5 साल 6 साल बराबर उसमें पाटने में लग जाएगा। अब ऐसे अगर 2 साल का बर्बाद हुआ तो किसान बर्बाद, तो क्या कर लेता है? सुसाइड कर लेता है। बिहार का किसान 10 साल तक केसीसी के पैसे नहीं देगा, सरकार उब के क्या करेगी? माफ करेगी। माफ कर देगी वहां पे आगे। मध्य प्रदेश में भी तो ये कर्जा माफ हुआ था किसानों का, वहां पे महाराष्ट्र में भी बहुत जगह हुआ था। तो किसान सबको भी, सरकार को भी सोचना चाहिए कि जितना पैसा कर्जा और देने के लिए देते हैं, सोचना चाहिए कि उस सब किसान को सिंचाई का व्यवस्था अगर अच्छा से रहेगा तो उसको खेती के लिए, पानी के लिए तो टेंशन नहीं है। तो जितना कर्जा माफ कर रहे हैं, ही कर रहे हैं, इसमें तो उन सबको अच्छा खासा काम कर सकते हैं सिंचाई के लिए। तो टैक्स समझ में आ गया यहाँ से यहाँ तक था। ये जमीनों पर क्या था? टैक्सेबल जमीन थी। ये जमीन पर क्या लेना होता था? टैक्स लेना होता था। सबसे ज्यादा टैक्स पोजल, उससे कम, उसके बाद बंजर। इन्हीं जमीनों पर क्या लेना था? टैक्स लेना था, जिसमें से बंजर पे मजबूरी वश टैक्स नहीं लिया जाता था। मजबूरी वश टैक्स नहीं लिया, कौन सी टैक्स देगा बंजर जमीनों पे? नहीं देगा। लेकिन कुछ ऐसे भी जमीन थे जिस पर टैक्स नहीं लगता था। टैक्स क्या लगता था? नहीं लगता था। जिसमें सबसे प्रमुख आएगा, मतलब लगान के आधार पर, जिसमें लगान फ्री था। लगान के आधार पर, लगान के आधार पर क्या करेंगे? भूमि को बांटेंगे। सबसे पहला आता है खालसा। खालसा भूमि। खालसा भूमि सरकारी भूमि थी। किसकी थी? सरकारी। सरकार की जमीन पर अधिकार रहता था। जिस जमीन पर अधिकार किसका है? सरकार का, वो जमीन किसकी है? खालसा कहलाता था। अब उसमें सरकार अपना घोड़ा बनवाए, हाथी बनवाए, ट्रेनिंग सेंटर खोले, कुछ भी खोलना है खोले, वो जमीन किसकी है? सरकारी। तो सरकारी जमीन क्या थी? खालसा भूमि। खालसा, खालसा भूमि, सॉरी खालसा सरकारी नहीं, सरकारी यानी केंद्रीय हाथ, सरकारी यानी जो दिल्ली में बैठे हैं उनका हाथ था। क्या इस पर टैक्स था? टैक्स इस पे नहीं था। इस पर टैक्स नहीं, राजा खुद टैक्स देगा। अब राष्ट्रपति टैक्स देते हैं? नहीं। रामनाथ कोविंद जी बोल दिए थे कि टीचर लोग हमसे ज्यादा कमाता है। क्या बोले थे? टीचर लोग को तो टैक्स काट के हमसे ज्यादा टीचर को बचता है। हाँ, आप जब चलते हैं ना तो यहाँ से पूरा दिल्ली तक ट्रेन एगो रिजर्व रहती है आपके लिए। ट्रेन में तो सिक्योरिटी रहवे करती है, बाहरों पूरी फौज खड़ी रहती है। एक टीचर जिंदगी भर जितना कमाता है ना, उतना राष्ट्रपति को पटना से दिल्ली तक अगर ट्रेन से जाएंगे तो खर्चा लग जाएगा, उतना में उसको कम सिक्योरिटी लगती है। यहाँ से वहां तक में 600 सिक्योरिटी वाले खड़े थे सब, इतना भयानक। लेकिन वो बोल दिया था। कभी कभी क्या होता है ना, भाषण में आदमी कभी कभी बोल देता है, लाइव भाषण में। इसलिए देखिएगा बड़े बड़े लोग हमेशा पढ़ के बोलते हैं, पढ़ के वो लिखा रहता है ये बोलना दिक्कत हो जाएगा। अब जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री देखिए ना, तो लोग कहते हैं पढ़ रहा है, कौन सी है, कौन प्रधानमंत्री देख के बोल रहा है। अरे बकलोल कहीं का, वो देख के नहीं, वो पूरा जांच हुआ है उस पर। मोदी जी इसीलिए टेलीप्रॉम्प्टर रखते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर नहीं समझता है? कभी देखिएगा ना, वो भाषण देंगे मोदी जी तो ऐसे यहाँ पे डेस्क रहेगा मोदी जी। लेकिन अक्सर ना, मोदी जी समझिए, नॉर्मली समझिए, भाषण अक्सर वो इंसान बहुत कॉन्फिडेंस रहते हैं।
ज्यादातर में कम देख के ही बोलते हैं, उनका शेड्यूल देखेंगे तो फ्लाइट में जब रहते हैं ना तो भाषण को याद कर लेते हैं, उन बहुत इस मामले में नेचुरल गॉड गिफ्टेड है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दूसरे देश में जाते हैं ना, इतना होशियार है मोदी जी, इजराइल गए थे तो हिब्रू बोल रहे थे हिब्रू भाषा, वहां का लोग देखा अरे कितना अच्छा मोदी जी है, सबका साथ सबका विकास, इजराइल तक तो टेलीप्रॉम्प्टर रखते हैं, यहाँ जब खड़े रहेंगे ना तो देखिएगा यहाँ एक तो ऐसे वो खड़ा रहेगा यहाँ पे, एक शीशा टाइप का इस तरह से यहाँ रहेगा इस टाइम देखेंगे, और यहाँ पे ना इस तरह टेलीप्रॉम्प्टर लगा रहता है, ऐसे शीशा टाइप का रहेगा, इधर में ऐसे रहेगा, वो शीशा में देखेंगे तो आर पार रहता है, शीशा में क्या रहता है आर पार, लेकिन ये हल्का सा झुका रहता है 45 डिग्री, उनको क्या बोलना है वो यहाँ नीचे स्क्रीन पे लिखा रहता है। अब इसका रिफ्लेक्शन किस पे पड़ता है, इस पे, इस पे से किसको दिख जाता है, मोदी जी, इसके आर पार अगर कोई यहाँ बैठा है तो आर पार ऐसे मान के चलिए मोदी जी इस पे देख रहे हैं तो एकरा लगेगा हमरे देख रहे हैं एकदम ध्यान दिए है तो टेलीप्रॉम्प्टर का यूज होता है। तो राजा वगैरह सब जो होते हैं या प्रधानमंत्री, इन लोग को बहुत मतलब सोच समझ के बोलना पड़ता है। हालांकि राष्ट्रपति साहब ने भी जो बोला था इंटेंशन गलत नहीं था। तो ये कौन सा हो गया भाई, खालसा भूमि, क्या इस पे टैक्स था, नहीं था। दूसरे नंबर पे आती है जागीरदारों की भूमि, जागीरदार की भूमि को जागी भूमि कहा जाता था। इसको समझिए, सामंती व्यवस्था प्राचीन काल में बहुत बड़ा राजाओं ने ब्लंडर कर दिया। वो क्या करते थे, सामंती व्यवस्था के तहत अपने अपने कर्मचारियों को क्या दे देते थे, जमीन दे देते थे, ये लो ये जमीन तुम्हारा, ये सबसे बड़ा ब्लंडर था। दिल्ली सल्तनत में भी यही किया गया। दिल्ली सल्तनत में क्या कहा था उसने, वेतन के बदले क्या दे दिया, जमीन। अब देखिए जमीन दे दिया तो मालिकाना हक हो गया, सपोज कीजिए कि हम राजा हैं, हमारे पास खूब ज्यादा जमीन है और आप हमारे कर्मचारी हैं, कोई कुछ है, कोई सूबेदार है, कोई कुछ है, ऐसे हम आप लोग को वेतन के बदले क्या देते जाएंगे, जमीन। तो मेरा जमीन तो पर हर महीने घटते जाएगा और आप लोग के पास जमीन बढ़ते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब आप लोग की जमीन ज्यादा हो जाएगी, हमारे कम हो जाएगा। तो राजा पलट जाता था। तो प्राचीन काल में यही हुआ, फलाना आदमी के सामंत थे, राजा को हटा दिया सामंती। इसी को दिल्ली सल्तनत में क्या कहा गया, इक्ता व्यवस्था, क्या कहा गया, इक्ता व्यवस्था। मुगल काल में इसको हटा दिया गया। कौन सी व्यवस्था लाई गई, जागीरदारी। मुगल काल में कौन आया, जागीरदारी। पटना का आवाज 2 मिनट रोक दीजिए। पटना वाले लोग 1 मिनट, आपका आवाज काटा जा रहा है, हमको लाइव में बात करना है, ठीक है। आप 2 मिनट शांत रहिए, बैटरी खत्म हो गया। उसको आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप साथ में चलते चलिए यहाँ पर, चलिए ध्यान से यहाँ समझिए। जागी भूमि मुगलों के वक्त में इक्ता व्यवस्था या फिर प्राचीन काल की जो सामंती व्यवस्था थी उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ताकि हम तुमको सैलरी के बदले जमीन नहीं देंगे, हम तुम्हें जागीरदार बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जागीरदार। अब ये जागीरदारी व्यवस्था क्या थी, जैसे मान के चलिए हमको किसी को सैलरी देना है 10,000 रुपया, क्या देना है, 10,000 रुपया। तो पहले क्या करते थे गधा सब कि 10,000 रुपया के वैल्यू के बराबर उसे क्या दे दिया जाता था, जमीन। अब ऐसा नहीं किया गया। अकबर क्या करता था, जागीरदार बनाता था। अगर उनको 10,000 सैलरी देना है ना तो अपने वित्त मंत्री को बुलाता था, कहता था कि कौन गांव है, ऐसा गांव तो दुनिया भर के रहता है, हजारों हजार गांव रहते हैं, गांव की कमी है भारत में, लाख है, 7 लाख के आसपास टोटल गांव की कमी। कहा कि कोने गांव में टोटल टैक्स का कलेक्शन 10,000 हो रहा है। तो अपने बताएगा कि उन्नर कोनो दुखपुर कोनो गांव है, वहां पे टोटल टैक्स कलेक्शन कितना है, 10,000। कहेगा सुन 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 इधर, तोरा सैलरी 10,000 रुपया, कितना 10,000, महीना 10,000, चल जो गांव का तुम जागीरदार है, हमरा से तुमको टैक्स से मतलब नहीं है, हम तुम्हें सैलरी नहीं देंगे। वहीं जाके तुम वसूल लेना और वहीं से खाने पीने रहना। हमारा अधिकारी अलग से जांच करेगा कि तुम ज्यादा तो नहीं वसूल रहा है। ये देखिए अकबर कितना होशियार, एक वसूलने वाला अलग से अधिकारी रखना पड़ता, रखना पड़ता कि नहीं पड़ता। अगर सैलरी देता तो कि 10,000 रुपया फलाना जगह से टैक्स लाइए, आई बाबू को 10,000 दीजिए, उससे अच्छा तू काम करो, आऊंगा जाके वसूल के अपने रख लेना। जमीन का जमीन किसका, अकबर का। जमीनिया तो अकबर का ना रहेगा। इनको जागीरदार को क्या वसूलने का अधिकार था, टैक्स। जागीरदार को क्या वसूलने का अधिकार था, तो ये कौन सी भूमि थी, जागी भूमि। इस पर किसका अधिकार था, जागीरदार का। जागीरदार, जागीरदार टैक्स लेता था। टैक्स कौन लेता था, जागीरदार लेता था। लेकिन भूमि का अधिकार किसके पास रहती थी, अकबर। लेकिन पहले क्या गलती किया गया, 10,000 का मतलब जितना आपकी सैलरी है उस वैल्यू का क्या दे दिया गया, जमीन। कितना होशियार था, होशियारी किया कि नहीं किया, बहुत बड़ा होशियारी किया। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा क्योंकि हम इससे कंप्लीट मतलब थोड़ा सा वो हो गया। क्या लिखा है यहाँ पर, खालसा भूमि लिखा है ना, ये लिखिए सरकारी भूमि होती थी, जल्दी लिखिए, मटेरियल निकाल लोग। खालसा भूमि में क्या लिखा, यह सरकारी भूमि होती थी, लेकिन इस पर टैक्स नहीं लगता था, इस पर टैक्स नहीं लगता था। यह सरकारी भूमि होती थी, इस पर टैक्स नहीं लगता था, इस पर टैक्स नहीं लगता था, सरकारी भूमि होती थी, इस पर टैक्स नहीं लगता था। हो गया। उसके बाद क्या लिखा, यह जागी जागी भूमि या मनसबदारों को दी जाती थी, लिखेगा इस पर टैक्स मनसबदार या जागीरदार वसूलते थे, इस पर टैक्स मनसबदार या जागीरदार वसूलते थे, जागी भूमि पर। इस पर टैक्स मनसबदार या जागीरदार वसूलते थे, इस पर टैक्स मनसबदार या जागीरदार वसूलते थे, इस पर टैक्स मनसबदार या जागीरदार वसूलते थे। हो गया। उसके बाद पाए बाकी भूमि, कौन सी भूमि हो गई, पाए बाकी भूमि। समझिए यहाँ सब लोग ध्यान से, पाए बाकी भूमि में क्या था, अकबर की जो सरकारी जमीन थी क्या कहलाई, खालसा भूमि। आज जितना सरकारी भूमि है सब कैसी भूमि है, खालसा भूमि है। जो जागीरदारों को या मनसबदारों को दी, जागीरदार मनसबदार वो एक पद था, तो जो जागीरदार या मनसबदारों को दी जाती थी वो जागी भूमि। मान के चलिए कि ये एक जमीन है, ये जमीन है, 1 एकड़ है, किसी मनसबदार की सैलरी है 2,000 रुपया, कितना रुपया, 2,000। तो क्या अकबर उनको सैलरी देगा, क्या करेगा,
जागी भूमि दे देता था। क्या दे देता? जागी। हालांकि सबको जागी भूमि नहीं थी, किसी की सैलरी भी दी जाती थी, जो जिस हिसाब से सेटल हुआ तो कह देता था जाइए यहाँ पे आप 2000 रुपया महीना के हिसाब से क्या ले लीजिएगा, टैक्स वसूल लीजिएगा। तो इसमें कोई दिक्कत था? दिक्कत तब होता था जब यहाँ फसल खराब हो जाती थी। क्या जाती थी? फसल खराब हो गई तो अकबर ने कहा था कि फसल खराब हो जाएगी तो हम जाप्ती प्रणाली पे लेंगे नहीं। किस पे ले लेंगे? कनकूद प्रणाली। किस पर? कनकूद। की फसल खराब होगी तो टैक्स कम देना। तो भैया अकबर का टैक्स वाले रहा था। टैक्स यहाँ कौन ले रहा था? जागीरदार। तू टैक्स कम देगा तो किसको कम देगा? जागीरदार। जागीरदार का सैलरी कम हो गया कि नहीं हो गया? तब इसमें कौन किसको घाटा लग रहा था? जागीरदार को। हालांकि अलग बात है कि जागीरदार अकबर से कुछ काम नहीं कर पाएगा, लेकिन अकबर को भी तो सोचना है कि अपने कर्मचारियों को अगर खुश नहीं रख सकते हैं तो इनका क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। नहीं हो जाएगा दिक्कत? कर्मचारियों को खुश रखना जरूरी है। तो इसने एक अलग से जमीन रखा था। कौन सी जमीन? बाकी जमीन। जब कभी भी किसी मनसबदार या किसी जागीरदार को टैक्स के रूप में कलेक्ट किया गया धन उसकी सैलरी से कम मात्रा में मिलता था तो उसे अलग से उस महीने या कुछ समय के लिए जो जमीन अलॉट की जाती थी कि भैया हियों वाला टैक्स हुआ तुम ही ले लेना ताकि क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो ऐसे जमीन को क्या कहा जाता था? पै बाकी। तो ये कहेगा कि कौन सा ऐसी भूमि थी जो सैलरी या जागीरदारों के आय में अगर कमी होती थी तो उसे क्षतिपूर्ति के लिए रखा जाता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना बढ़िया व्यवस्था किया। जमीन पर अधिकार किसका है? सरकार का रहता था यहाँ पर। तो पैबाकी भूमि क्या थी? क्षतिपूर्ति करने के लिए थी, न कि वो प्रॉपर सैलरी के लिए। मान के चलिए 6 महीना बाद फसल अच्छा हुआ तो पैबाकी जमीन जो उसको दी गई है उसी के नाम पर रहेगी कि हटा दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा भैया, टेम्पोररी था आपका स्कॉलरशिप। काम हो गया, हटाइए, काम खत्म। हमेशा आपको परमानेंट नहीं मिलता है। किसी को दिक्कत? टैक्स क्या चीज? हाँ हाँ, राजा पूरा हिसाब रखता था। जमीन का टैक्स कौन रख लिया? जागीरदार। सारा जमीन थोड़ी ना जागीरदार को दे देता था। सारी जमीन जागीरदार को थोड़ी दे देगा। अब आप सोच रहे हैं कि सारा जमीन जागीरदार को दे देगा तो राजा तो कंगाल हो जाएगा। सारा जमीन वो क्यों देगा? जो इससे पहले जो जमीन है, ये जमीन देखिए, ये सब जमीन पोजल भूमि। राजा को टैक्स कहां से आएगा? पोजल भूमि। और कहां से? परती भूमि। और कहां से? चाचर भूमि। और यहां से टैक्स नहीं आएगा। ये सब टैक्स ले रहा है कि नहीं? राजा ले रहा है। मकान पर भी टैक्स कौन ले रहा है? राजा। जिसके पास गाय भैंस है सब, वो भी से क्या कर रहा है? टैक्स ले रहा है। पशुओं से व्यापार कर रहे हैं लोग, वहां से टैक्स ले रहा है। सब जगह से टैक्स ले रहा है। ये तो हम पढ़ाए कि राजा यहाँ से कितना टैक्स ले रहा है? 50 से 33%। जहां जिसकी जमीन कम है या फसल कम है 33%। यहाँ ये समझ में कि नहीं? अब ये वाली जो जमीन है ये तो अलग मैटर हो गया। ये तो राजा इस पे सैलरी के लिए इसको रखा हुआ है यहाँ पर। खालसा भूमि राजा की थी, जागी भूमि जागीरदारों की। फसल खराब अगर हो गया क्षतिपूर्ति के लिए बाकी भूमि। और उसके बाद मददमास भूमि। मदद मास भूमि, ये तो नामे से स्पष्ट है, दान में दी गई भूमि थी। ये किसमें दे दी जाती थी? दान में। कोई गरीब आया लेकिन योग्य है, विद्वान है, हाँ मान के चलिए कोई कवि है, कोई बहुत बड़ा चित्रकार है, पेंटर है, बहुत सारी चीजें उसमें, लेकिन बहुत ज्यादा गरीब है, तो अकबर क्या करता था? जमीन दे देता है, जाओ 2 कट्ठा है और ले लो उन्हें से 1 बीघा, तुम इसी में अपना जीवन यापन कर लेना। तो दान में दी गई भूमि क्या थी? मदद मास भूमि। दान में दी गई भूमि मदद मास भूमि। किसी को कोई दिक्कत? तो टैक्स के आधार पर भूमि को कितनी भाग में बांटे? नो टैक्स किस भूमि पर थी? यहाँ वाला खालसा भूमि। राजा की भूमि खालसा भूमि। जागीरदारों की भूमि, मनसबदारों की भूमि जागी भूमि। कौन सी भूमि? पैबाकी भूमि क्षतिपूर्ति। पैबाकी भूमि क्षतिपूर्ति। मददमास भूमि हाँ दान के लिए। इसके बाद क्या चीज है? अकबर के नवरत्न। अकबर के नवरत्न, यहाँ नवरत्न लोग इनके थे। अकबर विभिन्न क्षेत्रों में 9 बड़े बड़े विद्वानों का एक समूह बनाया जिसका नाम रखा नवरत्न। हालांकि इससे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको उपाधि थी विक्रमादित्य की, उन्होंने भी नवरत्न बनाया था, लेकिन उनके नवरत्न में केवल संस्कृत के विद्वान थे। किसके? संस्कृत के। जबकि अकबर के नवरत्न में विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग विद्वान थे। कोई युद्ध में निपुण तो कोई संगीत में, कोई नीतियों में, हर अलग अलग क्षेत्र के निपुण लोगों को बनाकर अकबर ने क्या बनाया? 9 लोगों का ग्रुप बनाया और उसका नाम क्या रखा? नवरत्न। क्या नाम रखा? नवरत्न। इस नवरत्न में सबसे फेमस, एक एक करके देखते हैं। बीरबल। क्या नाम था? बीरबल। बीरबल जो थे, बीरबल, बीरबल एक राजपूत थे। क्या थे? राजपूत। ये जाति से क्या थे? राजपूत थे। राजपूत थे। असली नाम क्या था? महेश दास। असली नाम महेश दास। महेश दास। महेश दास थे यहाँ पर। ये बहुत ही ज्यादा विद्वान थे। अकबर और ये लोग हमेशा कभी बात विवाद क्या करते रहते थे। एक बार अकबर इनकी हमेशा क्या लेते रहता था? परीक्षा लेते रहता था। हाँ, और अकबर इनको बहुत ज्यादा वैल्यू देता था। एक बार अकबर जो थे वो खाना खा रहे थे, बैगन का सब्जी बना था, बैगन भंटा। और कहें कि जानते हो बीरबल, बैगन बहुत स्वादिष्ट लगता है। कहा कि राजा बोल रहा है कुछ ना कुछ तो होना, कहना ही पड़ेगा। कहा कि एकदम सही बोल रहे हैं, ये बैगन ऐसा मतलब सब्जी है जो राजा है, इसके ऊपर भी क्या मिलेगा आपको? ताज मिलेगा। बैगन के ऊपर भी क्या मिलेगा? ताज। देख रहे हैं इसके ऊपर क्या है? ताज रहता है। पहले उसका कोई टेस्ट खराब लग गया, मसाला वसाला कुछ आ गया उनमें। कहा कि बैगन ठीक ना लग रहा है। आगे जहाँ पे बोला था कि बैगन अच्छा लगता है। कहा कि सही बोल रहे हैं सर, इसका नाम है बेगुन, बिना गुण का। तो अकबर जानबूझ के उसको ऐसे ऐसे कामें करते रहता था। अकबर ने कहा कि हमको इस लाइन को क्या कीजिए? छोटा कीजिए। तो बीरबल ने इसे खींच दिया। कहा कि देखिए ये वाली लाइन जो है ना वो क्या हो गई है? छोटी हो गई है। तो बीरबल और अकबर बहुत ज्यादा विद्वान थे। बीरबल को पढ़ने लिखने का भी बड़ा शौक था।
बीरबल को अकबर ने कवि प्रिय कहा था। क्या कहा था? कवि प्रिय, कवि प्रिय। बीरबल को प्यार से अकबर राजा बुलाता था। क्या बुलाता था? राजा। बीरबल बहुत ही योग्य व्यक्ति था, किंतु कश्मीर में जब विद्रोह हुआ तो कश्मीर के विद्रोह दबाने की जिम्मेदारी किसको दी गई? बीरबल को। बीरबल उस विद्रोह को दबाने में सफल हो गया, किंतु उस विद्रोह में वो वहां पर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया। वो कबीलाई टाइप के लोग थे। कबीलाई टाइप के लोग होते हैं जैसे तालिबान वाले कैसे हैं कबीला, या नक्सल वाले कैसे हैं सर कबीला टाइप के, आदिवासी टाइप के, इस टाइप के लोग थे। अब वो सब बड़ी खतरनाक लड़ाई लड़ता था सब। अब वो जो कबीला था वो यूसुफ जाई कबीला था। कश्मीर के कबीला का नाम क्या था? यूसुफ जाई कबीला। इसी कबीले के युद्ध को, विद्रोह को दबाते वक्त किसकी मृत्यु हो गई? बीरबल की। बीरबल को प्यार से अकबर क्या बुलाता था? राजा। उपाधि कौन सा दिया था? हाँ, कवि प्रिय। इन्हें उपाधि थी किस चीज की? कवि प्रिय। कवि प्रिय। प्यार से इन्हें क्या बुलाता था? राजा बुलाता था। इनकी मृत्यु किस युद्ध विद्रोह को दबाने हुई? यूसुफ जाई। यूसुफ जाई के विद्रोह। यूसुफ जाई कहां पर है? जम्मू कश्मीर। कहां पर है? जम्मू कश्मीर। हालांकि बीरबल ही बहुत ही ज्यादा योग्य थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए। पहले नवरत्न का नाम क्या हो गया? बीरबल। क्या हो गया? बीरबल। बीरबल के बाद आप देखिए ध्यान से, हालांकि इसमें सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि जिस सीक्वेंस में हम पढ़ा रहे हैं वही है। नवरत्न बस आपको रहना चाहिए। तानसेन। तानसेन ये रहने वाले थे ग्वालियर के। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश। ग्वालियर के रहने वाले थे। कहाँ के? ग्वालियर के। ये बहुत ही बेहतरीन संगीत वादक थे और साथ साथ संगीत लिखते भी थे। संगीत गाना अलग बात होता है, लिखना अलग होता है। तो संगीत, संगीतकार अलग होता है और गीतकार अलग होता है। जितने देखेंगे गाना गाने वाला कोई और है, लिखने वाला कोई और है। लिखने वाला कोई और है। आजकल का गाना जो लिख रहा है सब, उस गाने की लाइफ ही नहीं है। कितना भी बेहतरीन गाना बने, 6 महीना में खत्म। एक 6 महीना तो बहुत बोल दिए। हाँ, हाँ? अब बहुत हो गया 1 महीना वहां पे। पहले आजकल के गाने में वो दम नहीं है, लेकिन पहले के जो गीतकार थे वो बहुत जबरदस्त जबरदस्त गाना लिखता था। वो गाना का लाइफ 30 साल 40 साल रहता था। समझ में आ गया कि नहीं? अभी भी है। पुराना जमाना गाना अभी भी है, लेकिन आप लोग में वो सपोर्ट नहीं करेगा। आप लोग का सिस्टम अब बहुत छोटा हो गया, सपोर्ट नहीं करेगा। इन्होंने गाना मियाँ का टोपी, मियाँ का मल्हार, ऐसे करके कई तो संगीत, वो नाम है उसका, मतलब कैसे गीत का नाम होता है। तो इनकी प्रमुख वो सब क्या चीज है? रचनाएं हैं। इनका असली नाम पूछ देता है तानसेन का। राम तनु पांडे। राम तनु पांडे। तानसेन का असली नाम राम तनु पांडे। तानसेन का असली नाम। बीरबल को अकबर प्यार से क्या बुलाता था? राजा। बीरबल को अकबर ने कौन सी उपाधि दिया? हाँ, कभी भी। टोडरमल। कौन भाई? हम टोडरमल। टोडरमल मान सिंह है। अरे सीक्वेंस को गोली मारो यार, उस सीक्वेंस में हमको ध्यान थोड़े रहता है कि मटेरियल में कौन सीक्वेंस में हम लिख के दिए। टोडरमल ये वित्त मंत्री के पद पर थे। टोडरमल क्या थे? वित्त मंत्री। टोडरमल वित्त मंत्री के पद पर थे। ये इन्होंने आईने दहसाला किसके कहने पर आया था? टोडरमल। 10 सालों की वो क्या थी? एक औसत प्रणाली थी। हालांकि सबसे ज्यादा सक्सेस कौन सा हुआ था? आईने दहसाल। टोडरमल अकबर से पहले किसके दरबार में कर रहा था? शेरशाह सूरी के दरबार। अकबर के दरबार में किस पद पर थे? वित्त मंत्री। किस पद पर? वित्त मंत्री। अगला है मान सिंह। कौन सा? मान सिंह। कौन सा है? मान सिंह। मान सिंह जो थे वो राजा भारमल के बेटा भगवान दास, उनका बेटा। क्या नाम था? मान सिंह। तो राजा भारमल के ये क्या हुए? पोता। राजा भारमल के पोता थे। अकबर सबसे ज्यादा युद्ध अगर किसी के नेतृत्व में जीता है तो मान सिंह के नेतृत्व में। ये सबसे प्रमुख उनके क्या थे? सेनापति। सेनापति। ये राजा भारमल के क्या थे? पोता थे। बेटा का बेटा। राजा भारमल के क्या थे? ये पोता थे। अकबर के कितने नवरत्न? 9। अकबर के कितने नवरत्न? पहला बोलिए। बीरबल, तानसेन, टोडरमल, मानसिंह। बीरबल, तानसेन, टोडरमल, मान। सुनिए ध्यान से। अकबर ने जो नया धर्म चलाया था, बता दिए थे कब चलाया था? दिन कल बताए थे ना, 1582। कौन सा धर्म? दीन इलाही के पुरोहित कौन थे? अबू फजल। अबुल फजल। दीन इलाही को मानने वाला एकमात्र पहला हिंदू बीरबल। सबसे पहला हिंदू जिसने माना था बीरबल। महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। ये जो नौरत्न थे ये देखिएगा ये हिंदू थे। इसके बाद इसके नौरत्न में मुस्लिम भी थे। तो एक ही सीक्वेंस में लिख देते हैं, याद करने में आसानी होगी। इसके बाद कोई टेंशन ही नहीं है। दो गो भाई सब थे सब, अबू फजल और फैजी। दोनों क्या थे? सब भाई थे। एक जगह लिख देते हैं अबू फजल। अबू फजल। अबू फजल। देखिए अबू फजल जो था ना, अकबर जितना सीक्रेट काम करता था सब किसके थ्रू कराता था? अबू फजल। किसके थ्रू? अबू फजल के थ्रू। दीन इलाही का पुरोहित किसे बनाया था? दीन इलाही का पुरोहित अबू फजल को बनाया था। अबू फजल बहुत ही योग्य व्यक्ति थे, ये कवि भी थे। लेकिन अंतिम समय में अकबर का बेटा जहांगीर जो था वो कह रहा है कि मेरा बाप मरिए नहीं रहा है, मेरा बाप मर नहीं रहा है। भाई एक रिटायरमेंट का एज होता है ना, 1556 से लेकर अब तक राजा बना हुआ है। समझ गया? 1605 तक कह रहा है कि मर का नहीं रहा है वो, हम बुढ़ौती में राजा बनेंगे। कौन? जहांगीर। जहांगीर। अब अकबर को, भाई अकबर योग्य था। अभी जहांगीर को समझाने के लिए अकबर ने किसको भेजा? अबू फजल को। अबू फजल को भेजा तो पता था जहांगीर को कि अबू फजल जब भी बोलेगा तो अकबर की ओर से ही बोलेगा। और अबू फजल बहुत ही योग्य था, कहीं इमोशनल कर समझा लेगा तब। तो इसने क्या किया? अपने करीबी को वीर सिंह बुंदेला आगे, देखो भाई ये आ रहा है कौन? अबू फजल, इसको मरवा दो। तो अबू फजल की हत्या किसने करा दिया? जहांगीर ने। अबू फजल की हत्या किसने करा दिया? जहां। अबू फजल की हत्या किसने कराई? जहांगीर। अबू फजल दीन इलाही का पुरोहित। दीन इलाही का पुरोहित। अकबर ने सर्वाधिक युद्ध जीता। अबू फजल का भाई था फैजी। क्या नाम थे? फैजी। ये क्या थे? कवि थे। क्या थे? कवि।
महाभारत, गीता, ये सब किताबों का इन्होंने क्या किया था, अनुवाद किया था, फारसी अनुवाद किया था। अबू फजल कहते हैं दीन इलाही धर्म के पुरोहित। अबू फजल के भाई का नाम फैजी, अबू फजल के भाई का नाम फैजी। फैजी कहते हैं अनुवादक थे। हालांकि सबसे बेहतरीन अनुवादक किसे बनाया गया था, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, इन्हें ये क्या बनाया था, अनुवाद विभाग। क्या बनाया था, अनुवाद विभाग। अब देखिए अनुवाद विभाग में ध्यान से समझिएगा इसको, अब्दुल रहीम जो थे इन्होंने क्या बनाया, अनुवाद किया। किस चीज का अनुवाद किया भाई, अनुवाद किया किसका, तुजुक ए बाबरी। किसका अनुवाद किया, तुजुक ए बाबरी, बकरी लिख दिए बाबरी, तुजुक ए बाबरी का किस भाषा में अनुवाद किया, फारसी। क्या नाम से किया, बाबर नामा। किस नाम से, बाबर नामा। किस नाम से किया, बाबर। बाबर नामा किस भाषा में, फारसी। किस भाषा में, फारसी। फारसी। तो मुगलों के दरबार में उस समय की सबसे फेमस भाषा क्या थी, फारसी। उर्दू से मैच करती है फारसी। उर्दू तो सबको समझ में आता है, आप सब उर्दू समझ सकते हैं और लिख नहीं सकते हैं, ज्यादातर लोग, थोड़ा सा टफ है। आप बोल बातचीत की भाषा में 50 से 60% उर्दू लफ्ज का यूज करते हैं। जैसे कपड़ा उर्दू है, वस्त्र हिंदी होता है, समझ गया। नहाना उर्दू है, स्नान करना है हिंदी है। खाना उर्दू, भोजन, पानी पीजिए उर्दू, जल ग्रहण कीजिए हिंदी। समझ गया कि नहीं। हिंदी में भी शुद्ध हिंदी और खतरनाक हो जाता है, उर्दू में शुद्ध उर्दू और खतरनाक हो जाता है। जैसे बैठिए उर्दू है, स्थान ग्रहण कीजिए हिंदी है, शुद्ध उर्दू, तशरीफ रखिए विराजिए नहीं, शुद्ध हिंदी के चक्कर में रद्द कर देता है। भारत में कोई भाषा शुद्ध रूप से नहीं बोला जाता। हम लोग खास करके नॉर्थ इंडिया सब खिचड़ी करके बैठा है यहाँ। कौन बोलता है यहाँ विराजिए, यहाँ पे बोलिएगा विराजिए तो डर जाएगा, कोनो प्लान बनी लेगा कुछ मारे होएगा लग रहा है हमको तो अकबर के वक्त में भाषा जो थी वो कौन सी थी, फारसी। तो ये जो अबू फजल था, कौन था, अबू फजल, इसने भी सोचा कि हम भी फारसी में कुछ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फारसी में लिखते हैं। तो इसने लिखा क्या चीज, अकबर नामा। क्या लिखा, अकबर नामा। बड़ी होशियार था कौन, अबू फजल। क्या लिखा, अकबर नामा। अकबर नामा, अकबर नामा किस भाषा में, फारसी। अब बाबर नामा भी फारसी, लेकिन ये ओरिजिनल किताब है नहीं, तुजू के बाबरी का ट्रांसलेशन है। और बाबर नामा ओरिजिनल किताब है, किसके बारे, सॉरी अकबर नामा ओरिजिनल किताब है, किसके बारे में लिखा है, अकबर के बारे में। इस चतुराई इस किताब को बड़ी साल 7 साल लगा दिया लिखते लिखते, क्योंकि किसी के बारे में लिखेगा तो कंप्लीट लिखेगा, इधर अकबर हमेशा कुछ ना कुछ कर रहा था। कई खंड बनाया इसने। पहले खंड में लिखा कि अकबर का शुरुआती जीवन कैसा था, दूसरे खंड में लिखा कि राजा बनने के बाद क्या क्या किया, और तीसरे खंड में अपने बारे में लिख दिया कि मैं अबू फजल अकबर का बहुत प्रिय, अकबर हमारी बात मानते थे, हमारी ये वो, और उसका नाम रख दिया आईने अकबरी, जिसमें अकबर की किताब का नाम क्या है, अकबरनामा। उसी का एक हिस्सा है जिसमें किसके बारे में चर्चा है, अबू फजल। वो का नाम कौन सी है, आईने अकबरी। क्या नाम है, आईने अकबरी। तो अकबर की जो जीवनी लिखी है वो आईने अकबरी में है। अरे आईने अकबरी पढ़िएगा तो किसके बारे में मिल जाएगा, हाँ, आईने अकबरी, अकबरी। अब बताइए इसको अलग से लिखा है किताब, या लास्ट में क्या किया है, वो चैप्टर जोड़ दिया, नाम क्या है उसका, आईने अकबर। जान रहे हमारा अकेले किताब रहेगा तो बेचेबे नहीं करेगा कौन खरीदेगा अबू फजल की जीवनी, अब खरीदना पड़ेगा ना आपको, कहीं पे बिकेगा। अकबरनामा तो बिक सकता है भाई, अकबर के बारे में उसमें और भी चीजें डिटेल से दी गई रहती है। हम लोग तो आपको एग्जाम के एस्पेक्ट से पढ़ाते हैं, ये एग्जाम में आएगा ये रहेगा, उसमें थोड़ी, उसमें तो छोटा बड़ा हर चीज के बारे में लिखा रहता है। हम लोग अकबर के दुइये को पत्नी के बारे में समझा के छोड़ देते हैं। एक रुकैया जोधा भाई, एगो सांकेतिक ब्याह किया सलीमा भाई। पहले के राजा से बड़ी ब्याह करता था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पहले की लड़की सब सीधा रहती थी सर, आज करो ना करो ब्याह तीन को, तो ब्रेन हेमरेज ना हो जाएगा तब कहिएगा, साधु बन जाएगा जब पागल, दिन भर उसको घूमेगा दिमाग, अरे बाप रे बाप। बवाल तो डेली फिक्स है, पता चला कौन बर्गर मंगैले, कौन आ दे दिया, बर्गर बोली थी ना, रे चट्टा हम चाउमीन मांगले वाले रे अब ले जाकर बवाल हो जाएगा, हम तो ओकरे चिंते हो जाएगा बवाल होगा कि नहीं होगा, बहुत भीषण बवाल हो जाएगा। लेकिन उस समय बवाल नहीं होता था सब चलिए ध्यान समझिए। बाब अकबर की आत्मकथा, अकबर ने तो खुद आत्मकथा कौन सी लिखा है, सोचा का नाम लिखना ही नहीं आता था, तो आत्मकथा कौन सी लिखा। अकबर की जीवनी किसने लिखा, अबू फजल। क्या नाम है, अकबर ने। उसके अंतिम भाग में किसके बारे में चर्चा, आईने अकबर में कौन है, हाँ 100% अबू फजल भी नहीं है उसमें। बाबा लिख देता था अकबर ने अबू फजल से ये काम करने को कहा, मतलब उसमें तनी तनी क्या घुसाता था अकबर, तो डायरेक्ट फाइनल करने के पास ले, किसके पास ले जाएगा, अकबर के पास। तो क्या करे चट्टा कहीं का पूरा अपने किताब बनी ले आया है, तो उसमें तनी तनी क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। चोरी उतने कीजिए जितना पता न चले, समझ गया। आप दूध में पानी मिलाइए तो उतने की पता न चले, अब एकदम में पानी छुट कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बहुत होशियार था अकबर। बताइए इस समय की भाषा सबसे प्रिय, सबसे फेमस भाषा कौन, कौन भाषा थी, फारसी। फारसी भाषा। आपका बच गया सब, दूगो दूगो बच गया। पहला बोलिए तो कौन था गधा से पूछे कि पहला अनौरत बताओ, तो बीरबल होना चाहिए, कह रहा है बाबर बाबर दादा था उसका पहला कौन होगा, बीरबल है ना, बाबर इसके बाद देखिए आठवां नौवां कोनो काम के नहीं थे। एक का नाम था हकीम हुकाम, एक का था मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला नाम था मुल्ला, दो प्याज खाता था, तो दो प्याजा। तो खाना के साथ क्या खाता, दो प्याज खाता था, बड़का बड़का खौड़े प्याज लेके बैठ जाता था। तो अकबर ने इसका नाम क्या रख दिया, तो मुल्ला दो प्याजा। ये बाबरची था, कुक था, क्या था, कुक, बाबरची था, बहुत टेस्टी खाना बनाता था अकबर के वक्त में। वहां पर ये सब मुगलों के वक्त में नॉन वेज बड़ा चलता था। आज भी जाइएगा पुरानी दिल्ली में तो मुगलों का चिकन फलाना फलाना दुनिया भर का मिलेगा वहां पर। तो मुल्ला दो प्याजा क्या था, बाबरची। मुल्ला दो प्याजा क्या था, बाबरची। मुल्ला दो प्याजा बाबरची था। उसके बाद हकीम हुकाम, क्या था, हकीम हुकाम, हकीम हुकाम, हकीम हुकाम, ये था आपका कॉमेडियन। क्या था, ओहो
अरे उसको बात है, उसको सुधार देंगे। तो इसका नाम दो प्याजा क्यों पड़ गया? दो गो प्याज खाता था। क्या खाता था? दो प्याज। अकबर ने अपना दीन इलाही का पुरोहित किसे बनाया? अकबरनामा किसने लिखा? हाँ, अकबर के कितने नौरत्न? कितने नौरत्न? एक, दो। यहाँ सुनिए, ध्यान से सुनिए, रुको, शांति से रहो लोग। इसको पांचों को खिचड़ी मत कीजिएगा, 4 ठो हिंदू और 5 ठो मुस्लिम, ऐसे साइड कर दीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा। कौन कौन? बीरबल, तानसेन, मान सिंह, तोडरमल, भाई 4 ठो ही हो गया। और नीचे में अबू फजल फैजी और अब्दुल रहीम खाने खाना, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा। नेक्स्ट कॉल करेंगे लोग, टाइम हो गया।